जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, इस बार जो लाइव सेशन हुआ उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया। वो सवाल एक सूत्र से जुड़ा है और अगर वो सूत्र सही ढंग से अप्लाई किया जाए तो फलित बहुत अच्छा आता है, और अगर हम उसको सिर्फ सतही तौर पर देखें तो परिणाम नहीं मिलता है। पहले जानते हैं वो सवाल क्या था और फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो पर सवाल हमारे पास आया। सवाल पूछने वाले थे कायमस कुमार, और वो क्या लिखते हैं, अगर टॉरस लगन का लॉर्ड, वृषभ लगन का स्वामी शुक्र पांचवें भाव में बैठा हो, यानी कन्या राशि में बैठा हो, तो वो नीच का हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सूर्य से कंबस्ट हो तो अच्छा ही है, क्योंकि नीच का प्लैनेट जितना वीक हो उतना अच्छा होता है। आज हम जो बात करेंगे वो इसी प्रिंसिपल पर करेंगे कि नीच का प्लैनेट कमजोर होने पर अच्छा होता है, क्यों अच्छा होगा अगर अच्छा होगा तो, और किन परिस्थितियों में वो बुरा परिणाम देता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, विषय की शुरुआत तो खैमस भाई ने कर ही दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नीच का ग्रह अगर कमजोर है तो बहुत पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। अब भाई, ये बात जो वो कह रहे हैं उसको समझने से पहले याद कीजिए, जब आपने ज्योतिष पढ़ना चालू किया हो, कोई भी हो, तो जिन किताबों को आपने हाथ लगाया होगा, अधिकतर किताबें क्या कहती थी कि अगर किसी की कुंडली में 6 ग्रह उच्च के हैं तो प्रतापी राजा, चक्रवर्ती राजा। अगर 5 हैं तो उससे थोड़ा हल्का राजा। कम से कम 2-3 ग्रह तो हर किसी की कुंडली में उच्च के होने चाहिए, तभी जीवन में कुछ कर पाएगा। पर क्या वो सच था? तो उत्तर है हर बार नहीं। कई बार उच्च के ग्रह जीवन में संघर्षों को बहुत बढ़ा देते हैं, स्ट्रगल बहुत करवाते हैं, एफर्ट बहुत करना पड़ता है। तो क्या ये लाइन सही है, नीच का ग्रह कमजोर होगा तो व्यक्ति उन्नति करेगा? देखिए, इसको समझने के लिए हमें ना ग्रहों के 4 फैक्टर को कंसीडर करना होगा। अगर हम उन 4 फैक्टर को अच्छे से जज कर पाए तो ये नियम देखना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि हाँ, इसको वीक होना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं पहले ट्रेड से। 4 फैक्टर में से सबसे पहला फैक्टर, जब भी कभी आप इसको देखें तो वो क्या है? सबसे पहला फैक्टर है नेचुरल ट्रेट, यानी ग्रह के अपने नैसर्गिक कारकत्व। देखिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो क्या इशू आता है? उसके जो नैसर्गिक गुणधर्म है, जैसे मान लीजिए अभी इन भाई साहब ने जिनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा था वृषभ लगन में यदि शुक्र नीच का हो और अस्त भी हो, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि नीच का और अस्त भी हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या शुक्र जो भोग का कारक है, जो लग्जरी का कारक है, जो सुंदरता का कारक है, जो धन का कारक है, वैभव का कारक है, अगर वो कुंडली में नीच हो गया तो क्या हम तब भी ये बोलें कि भाई नहीं, या तो ये तो बढ़िया हो गया, वो अच्छा रहेगा? तो उत्तर है नहीं। नैसर्गिक गुण तो क्षीण होंगे ही। अगर कोई ग्रह नीच और कमजोर हो रहा है तो जो उसके नेचुरल ट्रेट है वो उस इंडिविजुअल में कम नजर आएंगे। तो अगर मंगल कमजोर हो गया तो लीडरशिप क्वालिटी की ऐसी तैसी हो जाएगी, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। वीनस नीच हो गया तो अभी हमने बताया है, जुपिटर नीच हो गया तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेने का जो जज्बा है, कम हो जाएगा। बृहस्पति अगर नीच और कमजोर हो गया तो अगेन धन, वैभवता और स्थिरता, लाइफ में स्टेबिलिटी, इस सब के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो एक बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी ग्रह नीच का होगा तो उसके नेचुरल ट्रेट पर बुरा असर पड़ेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या एक ही व्यक्ति में सभी ग्रहों के जो नैसर्गिक गुणधर्म हैं अच्छे होने चाहिए? समझिएगा, जहां शुक्र वैभवता, भोग और विलास का कारक है, वहीं शनि नीरसता, विरक्ति, परमार्थ का कारक है।
अब अगर एक ही इंडिविजुअल के चार्ट में दोनों बली हो गए तो उसका व्यवहार कैसा होगा? इसी प्रकार सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, सूर्य लीड करने का कारक है, सूर्य राजतंत्र का ग्रह। अभी मैं शिक्षार्थी में पढ़ा रहा था कि राजतंत्र, जहां पर राजा का राज चले, जो वो कह दे वही हो, तो हमें सूर्य से देखना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य राजतंत्र का है और शनि प्रजातंत्र का है। अब अगर एक ही कुंडली में दोनों बली हो गए तो क्या ये दोनों के गुणधर्म इंसान में आना अच्छी बात है? बुध, जो कि बुद्धि का कारक है, जो कि सोच समझ के निर्णय लेता है, मंगल उससे एकदम विपरीत है। मंगल कहता है निर्णय लो और बाद में सोचो कि ये निर्णय क्यों लिया गया, या यूं कहें कि अवसर आते ही अवसर का फायदा उठा लो। अब अगर किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह बली हो गए तो क्या होगा? तो उत्तर है कि वहां पर परेशानी आएगी। एक तो दशा में आप परिवर्तन देखेंगे, दशा जैसे बदलेगी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। जो पहले विश्वामित्र राजा बने हुए थे वो ऋषि बन जाएंगे, और जो ऋषि बने हुए थे वो मेनका के प्यार में चल पड़ेंगे आगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने जीवन के एक पार्ट में एक बड़ा ही डिफरेंट रोल प्ले किया, और जैसे ही वो दूसरी दशा आई तो उसका एकदम रोल चेंज हो गया, मानसिकता बदल गई। तो ये तब होता है जब दो अपोजिट प्लैनेट एकदम स्ट्रांग बैठे हों, तो एक दशा में एक और दूसरी दशा में दूसरा काम कर रहा होता है। अगेन, नेचुरल ट्रेट हमें किसके चाहिए होते हैं? तो ये आपके लग्न पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा नेचुरल ट्रेट ज्यादा चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी का कर्क लगन है। अब कर्क लगन मतलब व्यक्ति में इमोशन ज्यादा होने चाहिए, राइट? इमोशनल टेंडेंसी होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसी में अगर बुध के गुणधर्म बढ़ जाएं, जो कि सोच समझ के निर्णय लेता है, बड़ा एनालिटिकल हो जाता है, तो ये जो इमोशन वाला पॉइंट है इस पर बुरा असर पड़ेगा। तो हम कहेंगे कर्क लगन के लिए बुध का एनालिटिकल पावर, बुध की वो सोचने समझने की शक्ति इसके लिए फायदेमंद नहीं है। इसी कुंडली में अगर हम जुपिटर यानी गुरु के ट्रेट पर जाएं, वो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहता है समझदारी, और वो भावनाओं के साथ साथ रिश्ता निभाना भी जानता है। तो हम कहेंगे कि गुरु अगर इसकी कुंडली में बली है तो ये कुंडली अच्छी है, और अगर बुध के ट्रेट ज्यादा हैं तो ये कुंडली के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। क्या समझे? हर कुंडली के लिए अलग अलग ट्रेट इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये बढ़ जाए तो अच्छा, ये कम हो जाए तो अच्छा, ये बढ़ जाए तो खराब, और ये कम हो जाए तो खराब। ये मैंने एक लगन की बात की, ऐसे ही 12 लग्नों में हमें डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सा ट्रेट ज्यादा होना चाहिए। तो जब आप नीच उच्च देखें तो पहले देखिए क्या इस व्यक्ति को इसकी जरूरत है, क्या इस लगन के लिए प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, तो उसका नीच होने पर कोई खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा इसी तरह का जो नियम है वो क्या है, जो सेकंड फैक्टर है जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए अलॉन्ग विद नेचुरल ट्रेट, वो है लॉर्डशिप। ठीक है जी। लॉर्डशिप क्या होती है? वैसे तो आप सब समझदार हैं, एएलएस पे इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बताने की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वृषभ लगन से ही चालू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो चार्ट हमने, जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था कि अगर शुक्र सूर्य के साथ कन्या राशि में बैठा हो, जैसा कि अभी हमने बिठाया, तो ये एक अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि शुक्र यहां पर कमजोर हो रहा है, नीच का ग्रह वीक होके अच्छा होता है। अब मैंने आपसे कहा सेकंड ट्रेट हमारे पास क्या है? सेकंड ट्रेट है हमारे पास लॉर्डशिप का। इसको जरूर देखना होता है, इसके बगैर उच्च नीच की बात कर रहे हो तो हम बेवकूफी कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दिया तो मेरा तो भाई लगन का स्वामी ही शुक्र है। अगर वही नीच हो गया तो ये क्या कुंडली के लिए अच्छा होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। लग्नेश तो हर हालत में अच्छी अवस्था में होना चाहिए। एक अच्छे कुंडली का अगर परिभाषा आप पूछे कि अच्छी कुंडली किसे कहते हैं, तो अच्छी कुंडली उसे कहते हैं जिसमें लग्न में शुभ ग्रह विराजित हो और लगन का स्वामी शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ बली अवस्था में हो। सबसे पहली कंडीशन यही है। अगर ये नहीं मिल रही है फिर हम बाकी फैक्टर्स को जज करते हैं। तो अगर शुक्र यहां पर हम कमजोर कर देंगे, जैसा कि मैसेज में वो आया था, कमेंट आया था, तो
तो मैं कहूँगा यहाँ पर लग्न के ट्रेट कमजोर हो जाएंगे, साथ ही साथ वो जो भोग विलास और लक्ष्मी के जो गुणधर्म थे वो भी कम हो जाएंगे। तो यानी लॉर्डशिप के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, लॉर्डशिप अगर बुरे घर की है, आपके कुंडली में 6 8 12 के स्वामी हैं, अगर वो नीच हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं तो इसको शुभ लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके कुंडली में 6 8 और 12 के भाव भाव के स्वामी अगर वो कमजोर हो रहे हैं, नीच हो रहे हैं, तो इसको सामान्यता शुभ लिया जाता है। मैं सामान्यता क्यों बोल रहा हूं, इसी कुंडली के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इन्हीं भाई साहब की बात करें तो इनका 7 नंबर यहां आएगा, यानी तुला राशि यहां आएगी। अब अगर तुला राशि यहां आई तो छठे का मालिक यहां नीच हो गया, 6 लॉर्ड भी नीच है और लगन लॉर्ड भी नीच है। आप पूछते हैं ना ज्योतिष का लाइव कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, तो अब जुलाई से हमारे नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं होगा जहाँ पर केवल आप सुनेंगे, यहाँ पर आप समझेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे और रियल चार्ट डिकोड करेंगे। यहाँ मैं लाइव क्लासेस में आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से बेसिक से एडवांस प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। ये क्लासेस ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी, लेकिन सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हम सीरियस स्टूडेंट्स के साथ ही और कम स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो और विलंब नहीं कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, जिससे मैं और मेरी टीम आपको हमारे कोर्सेज की पूरी डिटेल, फीस, नोट्स, क्लासेस कैसे होंगी उसके बारे में जानकारी दे पाए। तो जल्द मिलते हैं हमारी लाइव क्लासेस में। राइट, तो हमें क्या छठे घर के नीचता के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, अभी तो बोला 6 8 12 के स्वामी नीचे तो अच्छा है, पर अगर वो लग्नेश है तो फिर भाई साहब आप छठे घर पे ध्यान नहीं देंगे। लग्न आप स्वयं हैं, लग्न आपकी देह है, लग्न आपका विचार है, लग्न आपका व्यवहार है। अगर ये सब चीजें डैमेज हो रही हैं तो चाहे कुंडली का कोई भी भाव अच्छा हो जाए, आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तो अगर लग्नेश 6 8 12 का स्वामी है तो उसे कमजोर नहीं होना चाहिए, उसे नीच नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार इसी कुंडली की बात करते हैं, अगर इस कुंडली में यहां पर 9 नंबर आएगा, अगर आप समझेंगे तो 9 नंबर का स्वामी कौन होता है, जुपिटर होता है। अब अगर जुपिटर नीच का हो या जुपिटर कमजोर हो इस लगन में, तो हम फिर भी इसे शुभ मानते हैं। हम कहते हैं नहीं, यहाँ अच्छा फल मिलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ग्रह जो कि अष्टम अधिपति है, अगर वो नीच का हो रहा है 6 8 12 के स्वामी में और वो त्रिकोण का स्वामी नहीं बन रहा है, तो इसको शुभ लेना चाहिए। तो आशा मैं समझा पा रहा हूं आपको कि हर बार 6 8 12 के स्वामी को नीच देख के खुश नहीं होना है। ये देखना है कि उसकी दूसरी राशि कहाँ जा रही है, उसके बेसिस पर अगर आप बात करेंगे तो आपकी बातें ज्यादा सटीक होगी। अब तीसरी चीज हो जाती है प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट क्या होती है? ग्रह नीच तो हुआ, पर भैया कुंडली के किस भाव में हुआ, उसको कैसे इग्नोर कर दोगे? अब जैसे कि इसी कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में अगर वृषभ का लग्नेश नीच हो रहा है, शुक्र नीच हो रहा है, तो हम कह रहे हैं वो पंचम में नीच हो रहा है। ठीक है, पंचम भाव में या किसी भी भाव में एक नीच का ग्रह वहां के ट्रेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्यों? भाई जो वहां पर राशि थी और जो वहां ग्रह बैठा वो मिसमैच है। नीचता का मतलब क्या है कि जो ट्रेट मैं चाहता था, प्लैनेट चाहता था, वो उसको वहां नहीं मिल रहे हैं, उस साइन में वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट बैठ जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधाभासी, जिस तरह के तत्व उस राशि के हैं उससे एकदम अपोजिट तत्व का ग्रह वहां पर बैठ जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वहां ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो उस क्षेत्र पर भी बुरा असर पड़ेगा, यानी जिस भाव में ग्रह नीच का हो रहा है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब इसी कुंडली में थोड़ी देर पहले मैंने कहा था गुरु का नीच होना इस लगन के लिए शुभ लिया जा सकता है, क्योंकि जो उसकी लॉर्डशिप है 8वें घर की, और जो उसका दूसरा भाव है वो यहाँ पर आता है 12 नंबर। तो हम कह रहे थे कि भैया ये तो त्रिकोण के स्वामी बने नहीं, तो नीचता हमारे लिए तो अच्छी है, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो गया। लेकिन जब ध्यान दिया गया तो ये पता लगा कि भाई साहब ये ग्रह जो नीच हो रहे हैं वो बैठकर तो नवम भाव में नीच होंगे। ठीक है ना, नवम भाव मेरे भाग्य का भाव है।
अब मेरे भाग्य के भाव में अगर ग्रह नीच हो रहा है तो उस भाव के लिए तो डैमेज करेगा ही करेगा, उस भाव पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ नेगेटिव ट्रेट तो वो डालेगा ही डालेगा। ये मेरे पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे भाग्य के लिए अच्छा नहीं होगा। देरी होने के योग, काम रुकने के योग, पहले परेशानी आए उसके बाद सॉल्यूशन मिलने के योग बढ़ जाएंगे। तो यानी गुरु भी नीच का अच्छा नहीं है भैया यहाँ पर तो। अब इसके बाद आते हैं 12वें के स्वामी पर, एक बार के लिए समझने की कोशिश करते हैं। तो 12वें भाव में कौन सी राशि आएगी? 1 नंबर। अच्छा, इसका स्वामी नीच का कहाँ होता है? यहाँ पर मंगल जो है वो नीच होगा 3रे भाव में। अब देखिए यहाँ पर मंगल की बात करते हैं। मैंने कहा 6, 8, 12 के स्वामी नीच होकर अगर कमजोर है तो आपके लिए बेहतर है। जैसे अभी हमने देखा, नेचुरल ट्रेट पर बात करी, लॉर्डशिप पर बात करी, प्लेसमेंट पे बात करी। अब जरा इन तीनों को इससे मैच करके देखते हैं। नेचुरल ट्रेट, मंगल के गुणधर्म क्या वृषभ वालों को चाहिए? वृषभ जो आर्थिक रूप से संपन्नता चाहता है, जो ग्रोथ चाहता है, जो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को अकोमुलेट कर पाऊं, वहां उग्रता का गुण नेगेटिव काउंट होता है। देखिए, जिस व्यक्ति ने भी अपना साम्राज्य बड़ा किया है वो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। चाहे वो अकबर का एग्जाम्पल ले लें, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल ले लें, जिन्होंने भी बड़ा बड़ा बड़े राज किए हैं, उन्होंने मैत्री पूर्वक दिमाग लगा के उन राज्य को का विस्तार किया है। तो अगर वृषभ लगन है और आप विस्तार करना चाहते हैं तो आप क्रोध और आवेश नहीं, बुद्धि और संयम और एनालिटिकल पावर से दुनिया को जीत सकते हैं। उस आधार पर बुध इनके लिए अच्छा ग्रह है। मंगल के नैसर्गिक कारकत्व इनके लिए कोई विशेष लाभदायक नहीं है। वैसे भी सांड कहा जाता है, इस राशि में वृषभ आता है जिसे हम बैल कहते हैं, सांड कहते हैं। उसमें एग्रेशन और आ जाए तो वो तो डैमेज का ज्यादा करता है रादर देन प्रोडक्टिव वर्क के। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आ गए लॉर्डशिप की। लॉर्डशिप भैया मेरा तो 12वां घर और मेरा जो है ये वाला भाव, यानी सप्तम भाव, ये दोनों भाव के का स्वामी नीच हो गया। अगेन ऐसा नहीं कहूंगा सप्तम भाव का स्वामी नीच होना अच्छी बात है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है जितना त्रिकोण के स्वामी होकर करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जीवन साथी कमजोर होना चाहिए या जीवन साथी बीमार रहना चाहिए। हाँ, ये उसके योग बनाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे बाकी भावों के मुकाबले, जो हम कह रहे थे ना कि 6, 8, 12 के स्वामी नीच होने चाहिए, तो वृषभ लगन में ना तो 6ठे का स्वामी नीच होना चाहिए, ना 8वें का स्वामी नीच होना चाहिए। अब हम 12वें की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों के कंपैरिजन में हमें जो 12वें घर का स्वामी मिला उसके नीच होने में थोड़ी दिक्कतें कम हैं, बल्कि फायदा ज्यादा है। अब एक और बात समझिएगा, ये कहाँ नीच हुआ? प्लेसमेंट देखी तो 3rd हाउस में नीच हुआ। अब भैया 3rd हाउस क्या कुंडली का कोई बहुत अच्छा भाव है? तो शास्त्र कहते हैं केंद्र त्रिकोण बड़े शुभ हैं और 3, 6, 8, 12 भाव इतने शुभ नहीं लिए जाते। उस आधार पर 3रे भाव में नीच हो रहा है तो हमें यहाँ पर भी एक एडवांटेज दिखती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, लगन से 3रे भाव में अगर क्रूर ग्रह जाता है तो वो एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर मंगल नीच का भी हुआ, कुंडली के 3रे में भी गया, वहां से वो चौथी दृष्टि से 6ठे घर को देखेगा, वहां से वो 10वें घर को देखेगा, ठीक है, 8वीं दृष्टि से। यानी कहीं ना कहीं वो उपचय भाव 3रे, 6ठे और 10वें को एक क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहा है। तो अगर वृषभ लगन का चार्ट मेरे पास आएगा तो हम ये कहेंगे कि मंगल का नीच होना और वीक होना, जैसा कि कुमार जी ने कहा था, वो बिल्कुल ठीक है। यहां पर डेबिलिटेशन अलोंग विद वीकनेस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। पर अगर आप कहें कि शुक्र की नीचता, तो बिल्कुल नहीं, वो कोई फायदा नहीं देने वाली है। गुरु की नीचता, गुरु इस लगन के लिए कोई विशेष कारक ग्रह नहीं है, लेकिन उसका भाव, जिस भाव में वो बैठा है, उस भाव के आधार पर डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो भाव भी डैमेज ना हो। तो 9th हाउस तो एक अच्छा भाव है। 9th हाउस में बैठकर अष्टमेश आपके लगन को देखेगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो, ठीक है ना। तो आपके लगन को देखेगा। बड़ा काम कर दिया हमने यहाँ पे समझाने के लिए। तो ओके, तो अगर वो बैठा, जस्ट अ सेकेंड, हम्म, तो यहाँ पर वो लगन को देखेगा और वो त्रिकोण के दूसरे भाव को भी देखेगा। तो एक अकारक ग्रह का लगन को देखना, पंचम को तीनों त्रिकोण को देखना, इस लगन के लिए कोई विशेष लाभदायक नहीं है। अब आते हैं चौथे और एक बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट पर, जिसको डेबिलिटेशन के पॉइंट में
पॉइंट के टाइम जरूर देखना चाहिए, वो है नवांश। नवांश में क्या देखना है भैया, जो भी ग्रह नीच और कमजोर हो रहा है वो आपका नवांश आधिपति ना हो। अगर वो नवांश आधिपति है तो आपकी वो जितनी भी खुशी है ना कि अरे नीच का होके कमजोर हो गया, वो उतना ही नुकसान देगी। तो ध्यान रखिए कि नवांश देख लीजिए, अगर उसमें वो आपका लगन का अधिपति है तो उसको नीच नहीं होना चाहिए, बर्थ चार्ट में भी नहीं। ठीक है, अब इसी को उल्टा करते हैं, उच्चता वाले पॉइंट को लेते हैं और इन्हीं 4 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब मेरा लगन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सिंह लगन है, तो मुझे कैसे ट्रेड चाहिए, मुझे गवर्न करना है, मुझे लोगों को कंट्रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लूंगा। वहां पर अगर शनि उच्च का हो जाए तो उसके नेचुरल ट्रेट सूर्य के साथ मेल नहीं खाते। तो सिंह लगन में शनि का उच्च होना थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। लॉर्डशिप की बात करते हैं, सिंह लगन में शनि कौन बनता है, तो छठे और सातवें का स्वामी। अब त्रिकोण का स्वामी तो है नहीं, छठे भाव को भी शुभ नहीं लिया जाता और सातवें भाव को जीवन साथी के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ओवरऑल उसको भी बड़ा शुभ भाव नहीं लिया जाता। तो अगर उसका स्वामी उच्च का है तो कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। तीसरी बात प्लेसमेंट, अगर सिंह लगन की कुंडली हुई तो शनि बैठेगा कहाँ, अगर उच्च हुआ तो वो बैठेगा तीसरे भाव में। लगता है बड़ी अच्छी बात है, तीसरे भाव में तो क्रूर ग्रह होना चाहिए, अभी तो बताया तीसरे घर में मंगल को बिठा के हमने कि अरे मंगल बैठ गया, छठे को देखेगा, 10वें को देखेगा। लेकिन जब शनि बैठता है तीसरे भाव में विशेषकर, तो वो आपके त्रिकोण भाव में से 2 भावों को देखता है। समझिएगा, अगर ये मंगल की जगह यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको पूरा ही मिटा देते हैं समझाने के लिए, तो अगर मेरा 5 नंबर का लग्न हुआ तो यहाँ 11 होगी, यहाँ 10 होगी, यहाँ 7 होगी, और शनि महाराज यहाँ बैठे होंगे अगर उन्हें उच्च होना है तो। अब ऐसे में शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी 5वें घर पर और 7वीं दृष्टि जाएगी नवम भाव पर। अब आप ये देखें कि ये 2 भाव इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और अगर उन भावों पर शनि की दृष्टि जा रही है जो कि जिसकी लॉर्डशिप कोई मेरे लिए खास नहीं है, जिसके नेचुरल ट्रेट मेरे लिए खास नहीं है, तो यहाँ पर उच्च ग्रह होकर वो प्रॉब्लम को और इंटेंसिफाई करेगा। इसी तरह नवांश वाला पॉइंट तो खैर फिर अलग अलग लग्न आपको नवांश देखने होंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के सेशन से आपको ये समझ आया होगा कि किस ग्रह के उच्च होकर बली होने पर हमें पार्टी देनी चाहिए, खुश होना चाहिए, और किस ग्रह के नीच होकर पीड़ित होने पर हमें खुश होना चाहिए। और इसका उल्टा भी, कि उच्च ग्रह है लेकिन अगर वो उच्च है और हमें नहीं चाहिए उच्चता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्ट्रगल क्रिएट करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। ये चार्ट बना के समझाने का प्रयास हम पहली बार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ तो हम करते हैं बट ये यूट्यूब व्यूवर्स के साथ हम पहली बार कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर, जिससे कि हम इस तरह का कंटेंट आपके सामने और ला पाएँ। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।